लॉर्ड डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 52। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतरिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 रिवोल्ट, 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार का शासन जो था वो कंपनी के हाथों से सीधे ही ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया बाद में। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था, उसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानूनी बना दिया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। कैनिंग के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। एल्गिन ने 1863 में धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में एल्गिन की मृत्यु हो गई। इसके बाद आया लॉरेंस 1864 से 69। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इसी के समय में, लॉरेंस के समय पे अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जैसे कि शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में, लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड में और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। इसके बाद आया लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में चाकू मार करके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था, जो जनगणना होती है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थबुर्ग 1872 से 76। इसके समय में बंगाल का भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा के मल्लार गांव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थबुर्ग ने ये घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना या फिर अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी।
1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लिटन के ही कार्यकाल में। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। विशेष करके राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए किया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। एक नोट है वर्नाकुलर प्रेस पे। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। एक नोट है, 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद 1859 में आयु सीमा को घटा करके 22 कर दी गई और 1866 में इसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लिटन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जाने लगी जो कि अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को फिर से 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए। इसके समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्यवाही की गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूतानी को नहीं जोड़ा गया था। एक नोट है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन इसमें भारत के पूरे भागों को, संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भाग, भारत के भाग जो था वो छूट गया था। रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसमें 7 वर्षों में कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 वर्ष से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं था। रिपन के समय में ही शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन के बाद आते हैं डफरिन 1884 से 88। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 88 और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन 88 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसको डुरन रेखा कहते हैं, सीमा रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई लैंसडाउन के शासनकाल में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक। भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था एल्गिन द्वितीय के टाइम पे।
इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 905 1950 तक। तो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रिका अधिनियम पारित करा करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रिका को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया था। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 में इसने सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया था। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन ने 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी बुलाए थे। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही, लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पश्चिम और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया था, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया था। इससे असंतुष्ट होकर के अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिमंडलों के बीच में बैठक हुई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद मिंटो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इसके बाद 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे 23 दिसंबर 1912 में को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन हुआ था।
इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, केरल में जो हुआ था। 1921 में एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। इस कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था रीडिंग के टाइम पे ही। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में ही। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल के मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। इसके बाद आते हैं रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दिया और भूख हड़ताल के 64वें दिन में 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। भूख हड़ताल का कारण क्या था? भूख हड़ताल का कारण था भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच का व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्तक्षेप किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया वेलिंगटन के टाइम में ही। इसके बाद 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास यानी आमरण अनशन आरंभ कर दिया। और लास्ट में एक समझौता हुआ जिसे कि प्रायः पूना समझौता कहते हैं, ये किया गया जिसमें कि दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया इसी के शासनकाल में। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। वेलिंगटन के बाद आते हैं लिंडसे 1936 से 43। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे लॉर्ड लिंडसे के टाइम पे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम सीमांत और असम, ये 8 प्रांत थे। इसमें अपनी सरकारें बनाई थी। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी।
बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई, और ना इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने समर्थन किया था उसका। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांतिकारी के नाम से भी जानते हैं। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। वैसे तो वे शिमला में उपस्थित थे लेकिन भाग नहीं लिए। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वो खुद से करेंगे। मुस्लिम लीग का ये अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और लास्ट में वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले थे। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधान मंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला था। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी को साझा सरकार बनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई, जिसमें कि भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट चैप्टर है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को देखेंगे हम। तो सन्यासी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था वो था बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह से संबंधित नेता थे केना सरकार और डिरजे नारायण। 1760 से 1800 ईस्वी में हुआ था सन्यासी विद्रोह। फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल और संबंधित नेता थे मजनून शाह और चिराग अली। 1776 से 77 ईस्वी में हुआ था फकीर विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था बिहार का भागलपुर। तिलका मांझी नेतृत्व करता थे। 1779 में हुआ था
पहाड़िया विद्रोह। चुआरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बांकुड़ा बंगाल। नेतृत्वकर्ता संबंधित नेता थे करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह। 1798 में हुआ था चुआरो विद्रोह। चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था झारखंड का पलामू जिला। भूषण सिंह जो थे वो संबंधित नेता थे। चेरो विद्रोह से संबंधित नेता थे भूषण सिंह और 1800 ईस्वी में हुआ था चेरो विद्रोह। पॉलीगारो का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था तमिलनाडु। वीर पी काट्टा वामान संबंधित नेता थे पॉलीगारो विद्रोह से। 1799 से 1801 में हुआ था ये विद्रोह। वेलाटम्पी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था त्रावणकोर। मेलुथाम्पी संबंधित नेता थे और 1808-9 में हुआ था बेलाटम्पी विद्रोह। भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था पश्चिमी घाट। सेवाराम नेतृत्वकर्ता थे और 1825 से 31 ईस्वी में हुआ था भील विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 29 में और रामोसी विद्रोह से प्रभावित हुआ था क्षेत्र पश्चिमी घाट। चित्तर सिंह संबंधित नेता थे। पागलथम्पी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था असम। पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था असम और टीपू जो थे टीपू इससे संबंधित नेता थे इस विद्रोह से और ये विद्रोह हुआ था 1825 से 27 ईस्वी में। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था असम। गोमधर कुंवर संबंधित नेता थे और 1828 में ये विद्रोह हुआ था। बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था बिहार और उत्तर प्रदेश। सैयद अहमद तूती मीर संबंधित नेता थे बहावी आंदोलन से। 1831 में यह आंदोलन हुआ था। कोल आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र हुआ था छोटा नागपुर झारखंड से और संबंधित नेता थे इसमें गोमधर कुंवर। 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था कोल आंदोलन। भूमिज विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था झारखंड का रांची और गंगा नारायण हंगामा संबंधित नेता थे इसके। 1832 में ये विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था असम। तीरथ सिंह इससे संबंधित नेता थे खासी विद्रोह से और ये विद्रोह हुआ था 1833 में। कंद विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा। चक्र बिसोई संबंधित नेता थे और 1837 में हुआ था कंद विद्रोह। फराइजी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। नेतृत्वकर्ता थे शरियतुल्लाह टूटू मियाँ। 1838 से 48 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था बंगाल और बिहार। तिरुत सिंह नील विद्रोह के नेता थे नेतृत्वकर्ता और 1854 से 62 में हुआ था नील विद्रोह। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था बंगाल और बिहार। सिद्धू कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे और 1855 से 56 में हुआ था ये विद्रोह। मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र झारखंड और बिरसा मुंडा इस विद्रोह के नेता थे। 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था मुंडा विद्रोह। पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा। बख्शी जगत बंधु नेतृत्वकर्ता थे और 1817 से 25 में हुआ था ये विद्रोह। नील आंदोलन से प्रभावित था बंगाल। दिगंबर इसके नेता थे और 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था ये। पाबना विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था पावना बंगाल में, तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए भी इजी है। पाबना और पावना विद्रोह हुआ था पावना बंगाल में और ये विद्रोह से नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में और ये 1874 से 75 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था केलर का मालाबार केलर जो था। भोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था अली मुस्लियार इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1920-22 ईस्वी में ये हुआ था। 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह। कूका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था पंजाब और भगत जवाहर मूल नेतृत्वकर्ता थे। रंपाव का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। सीताराम राजू नेतृत्वकर्ता थे और ये 1879 से 1922 ईस्वी तक हुआ था ये विद्रोह। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था बिहार। जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1914 ईस्वी में हुआ था ये आंदोलन। तेमभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल और ये कंपाराम सिंह और भवन सिंह नेतृत्वकर्ता थे। 1946 ईस्वी में हुआ था तेमभागा आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश और ये 1946 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी कारण से तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई थी।
भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर के यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्ध, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1885 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की अत्याचारी से हुआ। सशस्त्र विद्रोह डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से स्टार्ट हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उली हातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियार प्रथा का प्रचलन था। मारियार प्रथा यानी मानव बलि देने का प्रथा था। तो उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच में ये प्रथा का प्रचलन था। एक नोट है, भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया था। बाद में इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम बात करेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए वे राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो ये चर्बी वाला कारतूस ही जो था वही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। तो इसी के कारण उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI से था। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टेन लिबरल थे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। किसको? मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। तो 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 2:1 कर रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में ये अनुपात 5:2 का रखा गया। 1857 के मामले की जांच के लिए पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उसकी संख्या को कम कर दी गई थी। और सिख, गोरखा और पठानों जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, उन्हें लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। एक नोट है, भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार कहा था। भारतीयों की सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि क्रांतिकारियों में वो एक अकेली मर्द थी। ये किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत था। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था इस क्रांति से लेकर के। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किस इतिहासकार ने कहा था? ये कहा था BD सावरकर ने। ये राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये मत था सर जॉन लॉरेंस और सीले का। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये मत था जेम्स आउटरम और W टेलर का। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। TR ओम्स का मत था। ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये
L.E.R. रिज का मत था। तो अलग अलग इतिहासकार के ये मत थे। आगे हम 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र को देखेंगे और उसमें भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि क्या थी, ब्रिटिश नायक कौन था और उन विद्रोह दबाने की तिथि क्या थी, उन सारे चीज़ों को एक चार्ट के जरिए हम इस देखने वाले हैं। इसमें दिल्ली, 1857 की क्रांति का जो केंद्र था दिल्ली, इसमें भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां सैन्य नेतृत्व में, और इस विद्रोह की तिथि थी 11 और 12 मई 1857 को। ब्रिटिश नायक थे विद्रोह दबाने वाला निकलसन जो कि मारा गया, और हडसन था, और विद्रोह दबाने का जो डेट था वो था 21 सितंबर 1857 जो कि ये विद्रोह दबाने का डेट था। कानपुर जो विद्रोह का केंद्र था उसमें भारतीय नेता थे नाना साहब। कानपुर के भारतीय नायक थे नाना साहब, धुंधु पंत और तात्या टोपे जो कि सैन्य नेतृत्व थे। विद्रोह की तिथि थी कानपुर वाले 5 जून 1857 को, और इसमें ब्रिटिश नायक थे कैंपबेल। विद्रोह दबाने वाला जो ब्रिटिश नायक था वो था कैंपबेल, और विद्रोह दबाने की तिथि हुई थी 6 सितंबर 1857। लखनऊ में भारतीय नायक थे बेगम हजरत महल। विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857, और विद्रोह दबाने वाला जो नायक था ब्रिटिश वो था हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया, और था कैंपबेल। मार्च 1858 में ये विद्रोह को दबाने का विद्रोह दबाया गया। झांसी जो विद्रोह का केंद्र था, इसमें भारतीय नायक थी रानी लक्ष्मीबाई, और ये विद्रोह हुआ था जून 1857 में। ह्यूरोज जो थे ये ब्रिटिश नायक थे जो कि विद्रोह को दबाने वाला था। 3 अप्रैल 1858 में ये विद्रोह को दबाया गया। इलाहाबाद में भारतीय नायक थे लियाकत अली 1857। कर्नल नील ब्रिटिश नायक था, ब्रिटिश विद्रोह दबाने वाला, और ये तिथि थी 1858। जगदीशपुर में भारतीय नायक थे विद्रोह के लिए कुंवर सिंह, और ये विद्रोह हुआ था अगस्त 1857 में। ब्रिटिश नायक जो कि विद्रोह दबाने वाला था विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। 1858 में दबाने का प्रयास किया गया। बरेली के भारतीय नायक थे विद्रोह के खान बहादुर खां, और ये 1857 में। हडसन ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला 1858 में। फैज़ाबाद में विद्रोह के भारतीय नायक थे मौलवी अहमद उल्ला 1857 में। ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला कर्नल नील, और 1858 है ब्रिटिश दबाने का विद्रोह दबाने की तिथि। फैज़ाबाद फतेहपुर में भारतीय नायक थे अजीमुल्ला 1857 में। ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला जनरल रेनर्ड, और 1858 में। एक इम्पोर्टेंट नोट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था तात्या टोपे को। कब? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कब? 1887 में दादा भाई नौरोजी ने। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। किस बुक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब की? 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के
टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। कौन कौन से नारे लगाए गए? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां हैं। डफरीन का टिप्पणी है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। करजन का कहना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। एक नोट है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी। 1906 में किसने? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर के ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी जो कि गरम दल थे और उदारवादी जो कि नरम दल थे, दो दलों में बटा था, गरम दल और नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की कारावास हुई बाल गंगाधर तिलक को। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे इनको। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर के पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। किसने? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर के युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1993 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु देखेंगे इसमें हम, जो कि 1893 का वर्ष था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। 1863 से 92 था। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था स्वामी विवेकानंद को। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संशोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें ही बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में ला करके खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा स्वामी विवेकानंद को। इसके बाद 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखपाल न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ये सारी घटना जो आप देख रहे हैं 1893 वर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये कहा था एनी बेसेंट ने। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की स्पष्ट दृष्टि से भी 1893 का जो वर्ष था वो महत्वपूर्ण था। नासिक के चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बंगाल में पी पात्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून।
अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदकर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी, मराठी में केसरी को कहा जाता है, मराठी में केसरी। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था, जिससे 2 महिलाओं, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस के बंगाल के क्रांतियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल था, उसके सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता थे बारेंद्र कुमार घोष। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जो कि 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। और लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां पर आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। खुदीराम बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ये खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में। इनका गांव था हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली पुलिस थी फतेह सिंह और शिव प्रसाद सिंह। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे कंडफ थे और सरकारी वकील थे मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील था कालिदास बोस और उनको फांसी का जो तारीख था वो 11 अगस्त 1908 था। एक हाथ में गीत लेकर के खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हुए। खुदीराम बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में। इनका गांव था हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाला पुलिस था फतेह सिंह और शिव प्रसाद सिंह। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज था कंडफ, सरकारी वकील था मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से जो वकील था उनका नाम था कालिदास बोस और इनको फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 में। 11 अगस्त 1908 में इन्होंने एक हाथ में गीता लेकर के फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए थे। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। भीखाजी रुस्तम कामा। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल डिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार करके हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल डिंगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया था। इस दरबार में कुछ घोषणाएं हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर के अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल हुआ था।
राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये सारी घोषणाएं इस दरबार में हुई थी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर के सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह बाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो कि उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में ये गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था 1914 में। कोमागातामारू जापानी जहाज था। ये जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। 351 यात्रियों के साथ बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री जो थे वो घायल हुए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद से सम्मानित किसने किया था? अंग्रेज सरकार ने कब किया था? 1915 में किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में था, इसमें कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर के एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। चंपारण आंदोलन का जो ये सूत्रधार था, इसकी 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वो चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में ये उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था 1918 में। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया।
कर नहीं आंदोलन चलाया था 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में। 9 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 लोग और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण जो थे वो सदस्य थे। इनमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय कौन थे? सर चिमनलाल, शीतलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 में पूरे देश में। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। 5 नवंबर 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दिया था, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो चंद्रशेखर आजाद जो पंडित जी थे उर्फ पंडित जी, इनके बारे में कुछ ये विशेष जानकारी है जो कि इम्पोर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म स्थान था भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में ये जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म दिवस था 23 जुलाई 1906 में। पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता जी का नाम था जगरानी देवी। शहीद स्थल था इनका जहाँ पे ये शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में। शहीद तिथि थी इनके मरने का जो तिथि था वो 27 फरवरी 1931 में ये शहीद हुए थे। इनके संबंधित संगठन थे नौजवान सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई, 6 साल की। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था।
1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में उसके अध्यक्ष चुने गए थे, 1924 में, सिर्फ एक बार। सचिदानंद सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड कहा गया है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई और सचिदानंद सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हो गई। रामप्रसाद बिस्मिल ये कहते हैं कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्ला खां के पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया था। स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये 2 दल थे जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करते थे। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की भी जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। एक नोट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय में असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1929 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की गई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। इस प्रस्ताव को बनाने में M.N. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया था, लेकिन यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। एक नोट है इम्पोर्टेंट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 फरवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 मई में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव N.G. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। ये जो पत्रिका थी हुंकार, ये किसान आंदोलन से संबंधित थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संस्थापक बने। एक नोट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। इसके बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मार करके हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इन आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श में खलीकुज्मान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किया था। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने किया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल, जिसको कि ऑपरेशन 0 आवर कहते हैं, प्रातःकाल को ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और कांग्रेस
कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय में खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात थी। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन वो असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे कि फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष चंद्र बोस, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। अंडमान और निकोबार द्वीप का शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गई। आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, उड़ीसा में। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल लिलकन और मेजर शाह नवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगा करके दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व और के.एन. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 वायुसेना के कुछ सैनिक ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया था। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी ये शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5,200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों के द्वारा किया गया था। 5,000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर के समर्पण कर दिया। तो आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। तो प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे।
कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में? पैथिक लॉरेंस की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए थे। ये हुआ था चुनाव जुलाई 1946 में। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो कि बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे थे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हरफिरुज रहमान थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने ही इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। तो 2 डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुत्वता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। एक नोट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था, जॉर्ज 6 था। ये भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान यानी हेड था, जॉर्ज 6। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। मुस्लिम लीग में 5 सदस्य थे। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। किस दिन को? 27 मार्च 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थी, ये दोनों लोग थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, 1925 में और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीनबंधु
का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। नील दर्पण में, जो कि दीनबंधु मित्र का नाटक था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत रामस्वामी नायर ने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए ये नारा आर्य समाज ने दिया है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कहाँ पे? शिकागो में। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता था। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता था? भगत सिंह को जाना जाता था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया है। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कह करके कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। गोखले के गुरु कौन थे? राजनीतिक और आध्यात्मिक एम.जी. रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के पारसी पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद की संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरोजियो का था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे विवियन डेरोजियो। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरिदेशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोपाल हरिदेशमुख को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ हुम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, ये एक आगे का तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात
सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। किसने किया था? पंडिता रमाबाई। आगे के चैप्टर को हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।